इस वीडियो में हम नाइसम 8 सीरीज का चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 है अकाउंटिंग और टैक्सेशन के बारे में। इसकी वेटेज एग्जाम में 5 मार्क्स की है। अकाउंटिंग और टैक्सेशन दो अलग अलग टर्म है। अकाउंटिंग में क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। और टैक्सेशन क्या है कि जो भी आपने प्रॉफिट कमाया उसके बेसिस पर गवर्नमेंट को जो आपको टैक्स देना है उस टैक्स की कैलकुलेशन करते हो। अकाउंटिंग क्या होती है, जनरली डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करती है। यानी कि आप एक ट्रांजैक्शन करते हो तो वो दो जगह पर नोट होगी। एक अकाउंट में डेबिट की तरह जाएगी, एक अकाउंट में क्रेडिट की तरह जाएगी। इसे हम डिटेल में समझेंगे। डेबिट साइड में क्या आएगा, डेबिट साइड में आपकी कोई भी असेट है। असेट क्या होती है, कोई भी वैल्यूएबल थिंग आप ओन करते हो, जैसे आपका घर हो गया, गाड़ी हो गई, कोई भी वैल्यूएबल थिंग आप ओन करते हो वो आपकी डेबिट साइड में जाएगी। फिर अगर आपको कोई भी चीज रिसीव हुई है, आप रिसीवर हो या आपको कोई चीज रिसीव हुई है, वो डेबिट साइड में जाएगी। आप गिवर हो या फिर आपने उस चीज को दिया है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगी। सिमिलरली हमारी असेट किस साइड में थी, डेबिट साइड में, तो लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट साइड में जाएगी। लाइबिलिटी क्या होती है, ऐसी कोई भी चीज जो आपको पे करनी है। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको पे करना है, ब्रॉडबैंड का बिल आपको पे करना है, किसी को उधारी देनी है, होम लोन पे करना है, वो सारी आपकी लाइबिलिटी हो गई। फिर जो भी आपके एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस होंगे, आपने कुछ ट्रेड किया आपको लॉस हुआ, वो सारे डेबिट साइड में जाएंगे। और इसका अपोजिट, इनकम हुई या फिर कोई गेन हुआ, वो आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पर आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को आंसर करोगे। आपके अकाउंट में पैसा आया है तो वो डेबिट साइड में जाएगा, वो वाला अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। अकाउंट से पैसा गया है, जिस अकाउंट से पैसा गया है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड में क्या आएगा, असेट, रिसीवर हो किसी चीज के या थिंग रिसीव हुई है वो, एक्सपेंस, लॉसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट मनी रिसीव इन द अकाउंट, जिस अकाउंट में मनी रिसीव हुई है वो डेबिट साइड में जाएगा। क्रेडिट में इसके अपोजिट वाले, लाइबिलिटी, गिवर या फिर थिंग्स गिवन, इनकम, गेन्स, या फिर जिस अकाउंट से मनी गई है वो चीज। ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से याद कर लेना। जैसे मान लो एबीसी गेव मनी टू हिज फ्रेंड एक्स वाई जेड। एबीसी ने मनी दी अपने फ्रेंड को, तो एबीसी से मनी गई है। मनी जहां से जाती है वो कहां पर आता है, क्रेडिट साइड में। तो एबीसी का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि मनी वहां से गई है। और किसके पास गई है, एक्स वाई जेड के पास। एक्स वाई जेड का अकाउंट डेबिट होगा, मनी उसके अकाउंट में आई है। यू बोट ए फ्रिज फॉर ₹10,000 इन कैश। आपके पास से क्या गया है, कैश गया है, 10,000 का कैश गया है। कैश अकाउंट आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। जो चीज जा रही है वो क्रेडिट साइड में है, जो चीज आ रही है, क्या आया है, फ्रिज आया है, तो फ्रिज अकाउंट आपका डेबिट साइड में आएगा। जो चीज आ रही है वो डेबिट साइड में, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट साइड में। अभी जो हमने देखा वो तो नॉर्मल डेबिट क्रेडिट का सिस्टम देखा, पर हमारा कोर्स किसके बारे में, इक्विटी डेरिवेटिव के बारे में, जिसमें हमारे क्या आते हैं, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शंस, ये सब आते हैं। तो उस केस में हमारी किन किन चीजों की एंट्री होगी। फ्यूचर केस में हमारा क्या होता है, इनिशियल मार्जिन जाता है पहले, बायर और सेलर इनिशियल मार्जिन जमा कराते हैं, उसके बाद डेली बेसिस पर मार्क टू मार्केट प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। तो ये हमारी एंट्रीज होती हैं। तो इसकी रिस्पेक्ट में हमारी एंट्रीज कैसे होगी, तो उसके लिए सबसे पहले फ्यूचर का फ्लो देखते हैं। सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा, फिर आपको अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है तो आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में जमा करोगे। मैंने यहाँ पर जीरोधा का एग्जांपल ले लिया। स्टॉक भी हो सकता है, ग्रो भी हो सकता है, प्रो स्टॉक भी हो सकता है, कोई भी आपका ब्रोकर है उसका अकाउंट हो सकता है। अपने बैंक अकाउंट में से इसमें पैसा जमा करोगे। फिर जब आप ट्रेड करोगे, फ्यूचर का ट्रेड करोगे, तो आप इनिशियल मार्जिन जमा करोगे, और उसके बाद डेली बेसिस पर जो भी आपको प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा आप मार्क टू मार्केट मार्जिन ये सब करोगे। तो हर एक के रिस्पेक्ट में एक अकाउंट बन जाएगा, आपका बैंक अकाउंट, आपके ब्रोकर का बैंक अकाउंट, फिर इनिशियल मार्जिन अकाउंट और मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट। अब हम फ्यूचर की ट्रांजैक्शन देखते हैं और उसकी एंट्री देखते हैं कैसे होगी। सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट से जीरोधा के बैंक अकाउंट में पैसे को जमा करोगे ताकि आप ट्रेडिंग कर सको। तो मनी कहाँ से जा रही है, आपके बैंक अकाउंट से जा रही है, तो जो चीज जाती है वो कहाँ पर आती है, क्रेडिट साइड में। आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और आ किसके पास रही है, जीरोधा के बैंक अकाउंट में, तो जीरोधा का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जहां पर आएगी वो डेबिट, जहां से जाएगी वो क्रेडिट। फिर क्या होगा, आप फ्यूचर का कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको इनिशियल मार्जिन देना पड़ेगा। कहाँ से जाएगा, जीरोधा के अकाउंट में जो आपका पैसा पड़ा है वहां से इनिशियल मार्जिन अकाउंट में जाएगा। वो कहाँ से जा रहा है, जीरोधा के अकाउंट से जा रहा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। कहाँ पर आ रहा है, इनिशियल मार्जिन अकाउंट में आ रहा है, तो वो डेबिट हो जाएगा। फिर आपका मार्क टू मार्जिन अकाउंट चलेगा, डेली बेसिस प्रॉफिट और लॉस होगा, उसको हम बाद में समझेंगे। पहले केवल इनिशियल मार्जिन को पूरा करते हैं, फिर हम मार्क टू मार्केट अकाउंट भी देख लेंगे। अब इनिशियल मार्जिन आपने दिया,
फिर जब आप ट्रेड काटोगे, अपोजिट ट्रेड लोगे, तो इनिशियल मार्जिन आपके पास वापस आएगा। जो भी कटना होगा, मान लो प्रॉफिट लॉस जो भी कटना होगा, उसके बाद जो भी पैसा होगा वो वापस आएगा। कहाँ से वापस आएगा? इनिशियल मार्जिन अकाउंट से वापस जीरोधा के अकाउंट में आएगा। तो उसकी एंट्री कैसे होगी? इनिशियल मार्जिन अकाउंट से पैसा जा रहा है और जीरोधा के अकाउंट में आ रहा है, तो जीरोधा का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इनिशियल मार्जिन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इनिशियल मार्जिन के केस में इस तरह से डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज रहेगी। इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। मान लो मिस्टर एक्स ने एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया, मार्च 4 2025 को परचेज किया। स्टार्टिंग में जो इनिशियल मार्जिन देना था उसे कितना देना था? 50,000 देना था। ये किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है? जो भी वैल्यू एट रिस्क प्रिंसिपल होते हैं, स्पैन, स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेट होता है। वो बोलता है कि इस दिन जितनी वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से 50,000 का इनिशियल मार्जिन बनता है, और उसके बाद नेक्स्ट डेज में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, उसके बेसिस पर कितना मार्जिन बन रहा है? 5 मार्च नेक्स्ट डे को 55,000 का, सिक्स को कम होकर 45 का और सेवंथ को 47 का। तो आपको एंट्रीज करनी है कि कैसे कैसे प्रोसीड होगा। सबसे पहले मार्च 4 को क्या होगा? आपके जीरोधा के अकाउंट से या फिर आपके बैंक अकाउंट से इनिशियल मार्जिन अकाउंट में पैसा जाएगा। 50,000 पैसा डिपॉजिट कराओगे, तो फिर आपके अकाउंट या फिर आपके ब्रोकर अकाउंट से क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है, तो वो वाला अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और किस अकाउंट में पैसा आ रहा है? इनिशियल मार्जिन अकाउंट में, तो वो डेबिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे क्या है? मार्जिन बढ़कर 55,000 हो गया। आपने 50,000 ऑलरेडी जमा करा रखा है, एडिशनल 5,000 जमा कराओगे। 55,000 की रिक्वायरमेंट है, 50,000 आपने जमा करा रखा है, तो एडिशनल 5,000 आप इनिशियल मार्जिन अकाउंट में जमा कराओगे। अगेन आपके बैंक अकाउंट से जाएगा, इनिशियल मार्जिन अकाउंट में डिपॉजिट होगा, आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इनिशियल मार्जिन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे क्या हो रहा है? हमें 45,000, 10,000 का कम इनिशियल मार्जिन जमा कराना है। 45,000 की रिक्वायरमेंट है, हमने 55,000 जमा करा रखा है, तो 10,000 हमारे अकाउंट में आएंगे। कहाँ से आएंगे? इनिशियल मार्जिन अकाउंट से आएंगे। तो इनिशियल मार्जिन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा और हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे क्या है? 47 की रिक्वायरमेंट है, हमने 45 करा रखे हैं, 2,000 एडिशनल जमा कराने हैं। कहाँ जमा कराने हैं? इनिशियल मार्जिन अकाउंट में, तो इनिशियल मार्जिन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जहां से पैसा जा रहा है वो क्रेडिट, जहां पर आ रहा है वो डेबिट। अब नेक्स्ट मार्क टू मार्केट मार्जिन समझते हैं। इस केस में हमारा होगा क्या? अगर हमें लॉस हो रहा है तो हमें जीरोधा के अकाउंट से मार्क टू मार्केट अकाउंट में पैसा जमा कराना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मार्क टू मार्केट से जीरोधा के अकाउंट में पैसा आएगा, तो अकॉर्डिंगली एंट्री हो जाएगी। अगर हमें लॉस हो रहा है तो हमें क्या करना है? मनी डिपॉजिट करानी है एमटीएम अकाउंट में। एमटीएम अकाउंट में पैसा आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, हमारे अकाउंट से जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। फिर अगर प्रॉफिट होता है तो क्या होगा? एमटीएम अकाउंट से पैसा आएगा कहाँ पर? जीरोधा के अकाउंट में, तो जीरोधा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एमटीएम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से एमटीएम मार्जिन की अकाउंटिंग होगी। अब आपको सेम चीज थोड़ी सी घुमाकर पूछी जा सकती है। कैसे? यू हैव ए डेबिट बैलेंस इन द एमटीएम अकाउंट, आर यू इन प्रॉफिट और लॉस? आपके एमटीएम अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट में हो या फिर लॉस पर हो। तो अगर मैं पिछली स्लाइड पर जाऊं, हमारा लॉस के केस में एमटीएम अकाउंट डेबिट होता था, यानी लॉस के केस में हमारे एमटीएम अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता था। तो हम क्या है? लॉस में है, क्योंकि लॉस के केस में हम क्या करते हैं? हमारे बैंक अकाउंट से एमटीएम अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं। जिस अकाउंट में पैसा जाता है वो डेबिट होता है। एमटीएम अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा। किस केस में? लॉस के केस में। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि एमटीएम अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, आप प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो, एक बार यहीं पर वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करो। अगर इसका आंसर आप नहीं दे पा रहे हो, यानी कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं। तो क्रेडिट बैलेंस कब होगा? जब प्रॉफिट होगा, क्योंकि एमटीएम अकाउंट से पैसा हमारे अकाउंट में आएगा, यानी कि एमटीएम अकाउंट से पैसा जा रहा है तो उसमें क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, हमारे अकाउंट में डेबिट हो रहा है। तो प्रॉफिट के केस में क्रेडिट बैलेंस रहेगा एमटीएम अकाउंट में, लॉस के केस में डेबिट बैलेंस रहेगा। अब हमारी पिछली तो क्या हुई? फ्यूचर के केस में इनिशियल मार्जिन और मार्क टू मार्केट मार्जिन। सेकंड हमारा क्या होता है? ऑप्शन। ऑप्शन के केस में क्या होता है? सबसे पहले हम प्रीमियम जमा कराते हैं, बायर सेलर को प्रीमियम देता है। तो यहाँ पर हमारे एक तो अकाउंट के नाम चेंज हो जाएंगे। फ्यूचर के केस में हमारा क्या था? इनिशियल मार्जिन अकाउंट और मार्क टू मार्केट अकाउंट। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट और ऑप्शन मार्जिन अकाउंट। ये मार्जिन अकाउंट किसके लिए है? सेलर के लिए। बायर तो क्या देगा? प्रीमियम देगा, तो उसके लिए ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट। बायर के लिए ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट। और सेलर हमारा मार्जिन भी देता है, क्योंकि सेलर का लॉस तो अनलिमिटेड है। तो सेलर के केस में ये ऑप्शन मार्जिन अकाउंट, इसको इनिशियल मार्जिन की तरह समझो, कि जो फ्यूचर के केस में इनिशियल मार्जिन अकाउंट था वो सेलर के केस में ऑप्शन मार्जिन अकाउंट। अब हम ऑप्शन के केस में ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले बायर ने प्रीमियम पे किया, बायर सेलर को प्रीमियम देगा, जिसने ऑप्शन बाय किया उसे प्रीमियम देना होता है। बायर के अकाउंट से ये प्रीमियम का पैसा जाएगा, तो बायर का जो जीरो अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, जिस अकाउंट से पैसा जाता है वो क्रेडिट हो जाता है।
किसमें जाएगा? ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। तो ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। फिर जो बायर ने प्रीमियम पे किया वो सेलर के अकाउंट में रिसीव होगा, तो सेलर के केस में एंट्री कैसे होगी? जो सेलर को प्रीमियम मिला उस केस में एंट्री कैसे होगी? सेलर को प्रीमियम मिला यानी कि उसके जीरो अकाउंट में पैसा आया, कहाँ से आया? ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट से आया। तो पैसा कहाँ से जा रहा है? ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट से जा रहा है। तो क्रेडिट कर दो ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट को और डेबिट कर दो किसको? जीरोधा अकाउंट को। बायर के केस में क्या था? जीरोधा अकाउंट से ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट में जा रहा था, उसे पैसा देना था। और सेलर के केस में क्या है? प्रीमियम आ रहा है, उसके जीरोधा अकाउंट में आएगा, कहाँ से? ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट से। अब जो सेलर है उसे प्रीमियम तो मिल रहा है लेकिन उसे मार्जिन भी देना पड़ेगा। उसका लॉस अनलिमिटेड है तो उसे मार्जिन भी पे करना पड़ेगा। अगेन जीरो द अकाउंट से पे करेगा तो जीरो द अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जाएगा कहाँ पर? ऑप्शन मार्जिन अकाउंट में जाएगा। तो ये वाला हमारा डेबिट हो जाएगा। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा तो उस केस में ये जो मार्जिन डिपॉजिट कराया था ये वापस मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? किस अकाउंट से मिलेगा? किस में मिलेगा? जीरो द अकाउंट में मिलेगा। जीरो द अकाउंट में पैसा आ रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा और जिससे जा रहा है वो वाला हमारा क्रेडिट हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है, जिस अकाउंट से पैसा जाएगा वहां पर क्रेडिट, जिस अकाउंट में पैसा आएगा वो डेबिट। अब हम इस चैप्टर में अकाउंटिंग से रिलेटेड जो कुछ की पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए उसके अलावा जो की पॉइंट्स बच गए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। इन पॉइंट्स को अगर हमें डिटेल में समझना है तो हमें अकाउंटिंग बैकग्राउंड की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको अकाउंट का पूरा सब्जेक्ट होता है तो उसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। उसकी डिटेल में ना जाने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, जिन टॉपिक्स पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन लाइनर जिन पर आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनको मैं यहाँ पर लिस्ट कर दे रहा हूँ ताकि इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली आंसर कर सको। सबसे पहला पॉइंट है, द बैलेंस इन द इनिशियल मार्जिन अकाउंट शुड बी शोन सेपरेटली अंडर द हेड करंट असेट्स। अगर इनिशियल मार्जिन अकाउंट में कोई बैलेंस पड़ा है, जो भी आपने इनिशियल मार्जिन अकाउंट में डिपॉजिट कराया है, जो भी बैलेंस पड़ा है उसको आप करंट असेट के अंदर दिखाओगे। उसको आप अपनी असेट्स की तरह ट्रीट करोगे कि ये बाद में हमें वापस मिलेगा। एनी बैलेंस इन द डिपॉजिट फॉर मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट, यानी कि जीरोधा अकाउंट मान लो, ऐसा अकाउंट जिससे कि आप मार्क टू मार्केट मार्जिन पे करोगे, तो जनरली आप अपने ब्रोकर के अकाउंट से पे करते हो, वो भी आपका करंट असेट के अंदर आएगा। फिर मेंटेन सेपरेट अकाउंट फॉर ईच स्टॉक और इंडेक्स डेरिवेटिव। फिर जो भी आप मार्जिन वगैरह जमा करा रहे हो, हर एक स्टॉक, मान लो आप 10 स्टॉक के फ्यूचर्स में काम कर रहे हो तो हर एक स्टॉक के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करो। ऑप्शन प्रीमियम पेड बाय बायर इज शोन अंडर करंट असेट्स एंड एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो बायर ऑप्शन का प्रीमियम दे रहा है, स्टार्टिंग में सेलर को जो प्रीमियम दे रहा है वो बायर अपनी करंट असेट में दिखाएगा और साथ साथ एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेगा पीएनएल अकाउंट में। एक आपकी बैलेंस शीट होती है, एक आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है। तो बैलेंस शीट में उसे एज ए करंट असेट की तरह ट्रीट करेगा और पीएनएल स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंस कि मेरा ये खर्चा हो गया। और सेलर के केस में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन प्रीमियम रिसीव्ड बाय द सेलर इज शोन अंडर करंट लायबिलिटीज एंड इनकम इन द पीएनएल अकाउंट। बायर के केस में क्या था? असेट और एक्सपेंस था, तो सेलर के केस में उल्टा हो जाएगा, लायबिलिटी और इनकम की तरह आएगा। और जब भी ट्रेड क्लोज होगा तो उस केस में जो भी आपको फाइनल प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है उस केस में काउंटिंग कैसे होगी? प्रॉफिट को इनकम की तरह रिकॉर्ड करोगे और लॉस को लॉस की तरह रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। प्रॉफिट इनकम की तरह, लॉस लॉस की तरह। एक बार इन 6 पॉइंट्स को दोबारा पढ़ लेना, आपको याद हो जाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हमारे फॉरवर्ड से रिलेटेड भी 2 पॉइंट्स है कि जब आप फॉरवर्ड को हैजिंग के लिए करते हो, आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हैजिंग के पर्पज से लिया है, उस केस में जो भी प्रीमियम या फिर डिस्काउंट है, प्रीमियम या फिर डिस्काउंट क्या होगा? जो भी आपका करंट कैश मार्केट का प्राइस है, स्पॉट प्राइस है, और जो फॉरवर्ड रेट का प्राइस है, फॉरवर्ड का प्राइस है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर फॉरवर्ड रेट ज़्यादा है तो प्रीमियम होगा, फॉरवर्ड रेट कम है तो डिस्काउंट हो गया। उन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका हेजिंग के लिए है तो वो अमोर्टाइज होगा ओवर द कॉन्ट्रैक्ट्स लाइफ। अमोर्टाइज का मतलब क्या है? मान लो आपने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, आपने 10,000 का एक सॉफ्टवेयर खरीदा जो कि आपका 10 ईयर्स के लिए चलेगा। तो आप ये जो 10,000 आपने इसके लिए पे किए, ये बोल दोगे कि पूरा का पूरा मेरा पहले साल में ही खर्च हो गया, या फिर मेरी 10 साल की लाइफ है तो मेरा हर साल 1,000 का खर्चा लगा, 1,000 का हर साल खर्चा लगा। तो अगर आप ये बोलते हो कि 1,000 का हर साल मैं खर्चा ले रहा हूँ तो आप अमोर्टाइज कर रहे हो कि ओवर द लाइफ टाइम आप कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हो। तो यही चीज बोल रहा है, अगर हेजिंग के लिए फॉरवर्ड है, प्रीमियम या फिर डिस्काउंट अमोर्टाइज हो जाएगा, जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ है, जितने भी पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट है उसका अमोर्टाइज हो जाएगा। और अगर ट्रेडिंग या फिर स्पेकुलेशन के लिए है, कोई भी प्रीमियम या फिर डिस्काउंट रिकॉग्नाइज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टैक्सेशन की जो डेरिवेटिव्स है उस पर टैक्स कैसे वर्क करता है।
तो जो भी आपके गेन या फिर लॉसेज हैं डेरिवेटिव मार्केट से, जो भी आपके गेन या फिर लॉस हो रहे हैं, वो बिजनेस इनकम के अंडर आते हैं। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इसके अंदर कैटेगराइज किए जाते हैं। अब इसके अंदर कैटेगराइज करने से क्या होता है, इनको ऑर्डिनरी या फिर नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। आपकी दो टाइप की इनकम होती है, एक स्पेक्युलेटिव, एक नॉन स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या होता है कि इसको सट्टे की तरह समझ लो कि इसमें आपका पर्पस एक्चुअल में असेट्स की डिलीवरी वगैरह करना नहीं है, केवल ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना है। लेकिन जो गेन और लॉसेस डेरिवेटिव मार्केट से हैं, उसको नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना गया है। जिसकी वजह से बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपको लॉस हुआ है, वो आप उसको किसी भी दूसरे बिजनेस में अगर आपको प्रॉफिट हुआ है उसके अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हो। मान लो आपका एक डेरिवेटिव से लॉस हुआ, 1 लाख का लॉस हुआ, और आपकी कोई दूसरी बिजनेस इनकम थी जिससे आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो अब आप इस 2 लाख में से 1 लाख को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कि इतने का मेरे को लॉस हो गया, यहाँ पर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो अल्टीमेटली केवल 1 लाख, इस पर ही आप टैक्स दोगे। आपकी किसी और बिजनेस इनकम से अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसके अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हो, लेकिन सैलरी के अगेंस्ट नहीं, सैलरी को बिजनेस इनकम नहीं माना जाता। इसके साथ साथ आप लॉसेस को 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कि मान लो फर्स्ट ईयर में लॉस हो गया, आपकी और कोई इनकम नहीं थी, लेकिन सेकंड ईयर में इनकम आई, तो इस लॉस को आप 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कि आगे आने वाले ईयर्स में मैं इसे नेट ऑफ कर लूंगा। लेकिन ये 8 ईयर्स तक कब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर आप अपनी हर साल रिटर्न टाइम टू टाइम भरते हो। अब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, विदेशी लोग जो इंडियन मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, उनके केस में टैक्सेशन कैसे होता है। तो उनके केस में जो भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं, वो एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह क्लासीफाई होते हैं। अब फर्क क्या है, दोनों का टैक्सेशन अलग रहता है। टैक्स रेट जो लगती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर और बिजनेस इनकम पर, दोनों अलग अलग होती है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट आपका आता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। आप जो भी सिक्योरिटीज में ट्रेड कर रहे हो, उस पर गवर्नमेंट एक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाती है, जिसे बोल देते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो स्टॉक एक्सचेंज इसे कलेक्ट करता है और आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट को पे करता है। अब इनकी रेट्स अलग अलग होती है। इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कोई एक ट्रांजैक्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि उस पर एसटीटी रेट कितना चार्ज होगा। आप चाहो तो ये याद कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो 1 मार्क आप छोड़ सकते हो। अब एसटीटी की रेट क्या है, ऑप्शन के लिए कितनी है, 0.1%। जहां पर एक्सरसाइज हुआ, बायर ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, उस केस में क्या है एसटीटी की रेट, 0.125। फ्यूचर के केस में क्या है, 0.02। डिलीवरी बेस इक्विटी ट्रांजेक्शन, डिलीवरी बेस पर कुछ काम कर रहे हो तो उस केस में क्या है, 0.1। इसके साथ साथ ऑप्शन के केस में जो 0.1 है, ये कौन देता है, सेलर देता है। एक्सरसाइज के केस में बायर ने एक्सरसाइज किया है, तो 0.125 ये परचेजर बायर देगा। फ्यूचर के केस में ट्रेड हो रहा है तो केवल सेलर देगा, 0.02 केवल सेलर देगा, बायर नहीं देगा। और डिलीवरी बेस के केस में दोनों देते हैं, बायर और सेलर दोनों देते हैं 0.1%। ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर एसटीटी परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वट, परसेंटेज ऑफ 100,000, परसेंटेज ऑफ वट, उसके लिए एप्लीकेबल प्राइस क्या है। फ्यूचर के केस में जो एक्चुअल ट्रेडिंग प्राइस है जिस पर ट्रेड हो रहा है, ऑप्शन के केस में केवल प्रीमियम पर, और एक्सरसाइज ऑप्शन के केस में सेटलमेंट प्राइस पर आपका एसटीटी लगेगा। और एसटीटी लाइबिलिटी, जो भी क्लियरिंग मेंबर्स होंगे, अब क्लियरिंग मेंबर्स के नीचे काफी सारे ट्रेडिंग मेंबर भी रहते हैं। क्लियरिंग मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके नीचे जितने भी ट्रेडिंग मेंबर काम कर रहे हैं, उन सबका एसटीटी अपने पास इकट्ठा करे और जमा करवाए। सिमिलरली ट्रेडिंग मेंबर के नीचे क्या होता है, मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। ट्रेडिंग मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके नीचे जितने क्लाइंट्स हैं सबका एसटीटी ले और क्लियरिंग मेंबर को जमा कराए, क्लियरिंग मेंबर उसे फर्दर आगे जमा कराएगा। अब हम इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रॉफिट फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स आर टैक्स्ड एज डैश। स्पेक्युलेटिव इनकम अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर कैपिटल गेन्स, नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम अंडर प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो हमने देखा था इसे नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम माना जाता है और बिजनेस इनकम के अंदर आती है। ऑप्शन डी, नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। In case of foreign portfolio investors, the gain or losses arising from derivative transaction on a recognized stock exchange are taxable as cash. Long-term capital gains, short-term capital gains, speculative gains, income from other sources. तो ये भी हमने देखा था कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह क्लासीफाई होते हैं। ऑप्शन बी, यू आर लॉन्ग इन एबीसी फ्यूचर एट ए प्राइस ऑफ ₹800, द प्राइस राइजेस टू 820 नेक्स्ट डे, द मार्क टू मार्केट मार्जिन विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, ट्रू और फॉल्स। हमने 8,000 में फ्यूचर बाय करा है,
प्राइस राइज करके 820 हो गया, यानी कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट के केस में क्या होता है, मार्क टू मार्केट अकाउंट से पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, यहाँ से पैसा जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्रेडिट होगा, हमारे अकाउंट में आएगा तो डेबिट होगा। अब देखते हैं, मार्क टू मार्केट मार्जिन विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तो मार्क टू मार्केट मार्जिन में क्या होगा, क्रेडिट हो रहा है, यही हमें दिया गया है, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। मार्क टू मार्केट मार्जिन में क्रेडिट होगा और हमारे अकाउंट में आएगा। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, एनी लॉस ऑन डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट डैश इनकम इन द सेम ईयर। डेरिवेटिव मार्केट में कोई लॉस हुआ है तो उसको हम किसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, एनी अदर बिजनेस इनकम के अगेंस्ट, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन्स, तो किसी भी अदर बिजनेस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। ऑप्शन ए। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द क्लाइंट, द balances in the initial margin account on the balance sheet date must be shown under the head dash reserves and surplus, investment, current assets, current liabilities। तो जो मैंने आपको 6 की पॉइंट बताए थे उसमें क्या बताया था कि जो भी इनिशियल मार्जिन अकाउंट के अंदर बैलेंस है वो करंट असेट के अंदर आएगा। ऑप्शन सी। इफ देयर इज ए डेबिट बैलेंस इन द डैश, इट रिप्रेजेंट्स एंटिसिपेटेड लॉस ऑन ए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमारा डेबिट बैलेंस है किस अकाउंट में, तो वो हमें लॉस बताता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमें लॉस हो रहा है। मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट, एडिशनल मार्जिन अकाउंट, इनिशियल मार्जिन अकाउंट, एक्सपोजर मार्केट अकाउंट। तो हमारे प्रॉफिट और लॉस के केस में क्या होता है, मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट अपडेट होता है। अगर हमें लॉस हो रहा है तो क्या होगा, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा किस में जाएगा, एमटीएम अकाउंट में जाएगा, एमटीएम का अकाउंट डेबिट होगा। एमटीएम अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है तो हमें लॉस हो रहा है। ऑप्शन ए, मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट। ऑन फाइनल सेटलमेंट, the buyer holder of the option will recognize the favorable difference received from the seller slash writer as dash in the profit and loss account, income, expense, loan, amortization। फेवरेबल यानी कि उसे प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, इनकम की तरह। ऑप्शन ए। हाउ इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर हैजिंग पर्पस अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि हैजिंग पर्पस के लिए है, उसे कैसे अकाउंट किया जाएगा। Premium or discount will be shown in the profit and loss statement. The premium or discount will be ignored for accounting. The premium or discount will be amortized over the life of the contract। तो हमने देखा था कि अगर hedging पर्पज के लिए है तो उसे amortize किया जाता है। ऑप्शन सी, premium or discount will be amortized over the life of contract। When the price of future contract increases, the margin account dash of the buyer of future contract will be credited for the gain, of the seller of future contract will be debited for the loss, both of the above, none of the above। तो देखते हैं, फ्यूचर का प्राइस इंक्रीज हो गया तो बायर को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, बायर को हमारा प्रॉफिट हुआ, सेलर को हमारा लॉस हुआ। बायर के केस में क्या होगा, एमटीएम अकाउंट से पैसा हमारे अकाउंट में आएगा, एमटीएम अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा और हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो बायर के केस में मार्जिन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और गेन भी हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। सेलर के केस में क्या होगा, लॉस होगा, तो हमारा बैंक अकाउंट से एमटीएम अकाउंट में पैसा जाएगा, एमटीएम अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा और हमें लॉस भी हो रहा है। ऑफ द सेलर ऑफ फ्यूचर अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर द लॉस, मार्जिन अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर द लॉस। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, इसलिए हमारी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। ए लॉस विच इज इनकर्ड ऑन डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन एंड विच आर कैरिड आउट इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश 5 असेसमेंट ईयर, 7 असेसमेंट ईयर, 8 असेसमेंट ईयर, 10 असेसमेंट ईयर। तो ये हमने देखा था कि 8 असेसमेंट ईयर तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ऑप्शन सी। लास्ट में आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ए ट्रेडर हैज ए शॉर्ट पोजीशन इन ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन है यानी कि बेच रखा है। इफ द प्राइसेस ऑफ दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेस, प्राइस राइज हो गए, देन द मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट फॉर द ट्रेडर विल बी डैश। मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिटेड फॉर द लॉस, क्रेडिटेड फॉर द गेन, डेबिटेड फॉर द लॉस, डेबिटेड फॉर द गेन। ध्यान से सोचिएगा और आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप इसका सही आंसर दे रहे हो यानी कि आपके कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन आपका आंसर गलत हो रहा है यानी कि आपको रिवाइज करने की जरूरत है। थैंक यू गाइस।